हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल का पतन। मुगल काल के पतन के बारे में आज हम जानेंगे। तो मुगल काल के पतन में क्या होता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और जब हम उसे डीप में पढ़ेंगे तो उससे संबंधित हम एमसीक्यूज भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इसके पहले हम भारत में यूरोपियों का आगमन के विषय में हमने जो है पढ़ लिया है, उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट डाउन करिए। और इसमें जो है अब जो मुगल काल का पतन 1 से 2 लेक्चर में ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नवीन राज्यों का उदय पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपने क्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आगे अब हम देखेंगे कि कैसे मुगल काल का पतन होता है, किस तरीके से शाहजहाँ के पुत्र जो होते हैं औरंगजेब जो है औरंगजेब के जो सबसे पहले उनके पुत्र होते हैं, किस तरीके से उन्होंने राज किया, किस तरीके से वो जो है मतलब आगे उनके समय में किस तरीके से सिखों का विद्रोह होता है, ये सारी प्रॉब्लम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मुगल काल के पतन के बारे में। मुगल काल का पतन कब से स्टार्ट होता है? तो मुगल काल का पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। औरंगजेब ने एक बुद्धिमानी का काम ये किया था कि उन्होंने अपने राज्य के बंटवारे के लिए पहले से ही वसीयत लिख दिया था कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जो मतलब उत्तराधिकार के लिए लड़ाई ना होने पाए। इन सब समस्याओं से बचने के लिए औरंगजेब ने पहले ही जो है वसीयत लिख दिया था। औरंगजेब के समय में कुल कितने प्रांत थे? 21 प्रांत उनके अंडर में थे। 21 प्रांत थे और इसका बंटवारा उन्होंने कर दिया था कि किस तरीके से कितना कितना किसे किसे मिलेगा। तो सबसे पहले जो है शासन जो करते हैं वो आते हैं मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से। मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं और 1707 से 1712 तक ये शासन प्रशासन संभालते हैं। अच्छा, इनके बारे में एक कहावत है जो कि ओवर सिडनी ने कहा है। एक ओवर सिडनी जो हैं वो एक इतिहासकार थे। उन्होंने इनके बारे में कहा है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। मतलब ये था कि इसके बाद जितने भी शासक आए वो इस योग्य थे ही नहीं कि उनके बारे में कुछ अच्छी चीजें, अच्छी बातें कही जा सकें। तभी तो मुगल काल का पतन हुआ, नहीं तो इतना आसानी से इस साम्राज्य का इतना बड़ा जो प्रशासक था उसका इतनी आसानी से पतन नहीं हो सकता था। अच्छा, इनको एक नाम और दिया गया था। वो नाम क्या था उसके बारे में हम जान लेते हैं। वो नाम था शाहे बेखबर। शाहे बेखबर के नाम से इन्हें जाना जाता था और ये सबसे वृद्ध मुगल शासक थे। मुगल शासकों में ये सबसे वृद्ध मुगल शासक थे। गुरु गोविंद साहब से इन्होंने संधि की थी क्योंकि गुरु गोविंद साहब से इनकी जो है काफ़ी दिनों से झगड़े लड़ाई चल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक बड़ा मनसब देकर, एक काफ़ी बड़ा एरिया देकर इनसे जो है संधि की, इनसे संधि कर ली। लेकिन इनके मृत्यु के बाद बंदा बहादुर जो था, जो इनका शिष्य था, उसने बगावत कर दिया। तो फिर इन्हें भी युद्ध करना पड़ गया। मीन्स बहादुर शाह को फिर युद्ध करना पड़ गया। और इनका युद्ध में साथ कौन देता है? इनका युद्ध में साथ देता है जाट सरकार चूड़ामन। यानी जो जाटों के सरकार थे चूड़ामन, कौन था? चूड़ामन जो थे उन्होंने इनका क्या दिया? साथ दिया, सहयोग किया, इस युद्ध में सहयोग किया, जिससे कि फिर बाद में क्या होता है? बहादुर शाह जो हैं वो विजयी होते हैं, मीन्स जीत जाते हैं। तो इस तरीके से ये मीन्स सिखों से इनकी जो समस्या होती है वो होती है। और फिर एक प्रॉब्लम और आती है कि इनके मीन्स जब बंदा बहादुर जो था, इससे तो इनका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। फिर इनके उत्तराधिकारी के समय इनका एक जो थोड़ा कम योग्य पुत्र था, उसका नाम क्या था?
उसका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है वो उत्तराधिकारी प्राप्त करता है, और उसका उत्तराधिकारी प्राप्त करने में हेल्प कौन करता है? तो हेल्प करता है जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां हेल्प करता है, जिसे ये बाद में क्या करता है? अपने दरबार का वजीर बना देता है। क्या बना देता है? वजीर। वजीर बना देता है। और इसे तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक कहा जाता है। तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक कहा जाता है। इसे जो लोग लंपट मूर्ख के नाम से भी जाने जाते हैं, मीन्स लंपट मूर्ख भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मूर्खता भरे काम कर देता था, इसीलिए इसे इस तरीके से कहा जाता था। और एक चीज़ और है कि इसने जो है जजिया कर समाप्त किया था। अच्छा, जजिया कर लगाया किसने था? तो जजिया कर किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। और इसे जो है लाल कुंवरी नामक वैश्या से प्रेम हो जाता है। और इसने जो है जयसिंह यानी जो मालवा के जिनको सूबेदार बना देता है, इन्हें क्या कहता है? मिर्ज़ा राजा के नाम से इन्हें जो है पुकारता है, या मिर्ज़ा राजा की उपाधि देता है। और मारवाड़ के अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाता है, और इन्हें क्या करता है? महाराजा की उपाधि देता है। तो यानी ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसे दिया है? तो जहांदार शाह ने जयसिंह को दिया है। और जो है महाराजा की उपाधि तो मारवाड़ के अजीत सिंह को दिया है। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया है, और मिर्ज़ा राजा की उपाधि जयसिंह को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आप याद रखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे हैं, इनको क्या कहेंगे हम? फर्रुखसियर। अच्छा, फर्रुखसियर जो थे, इनको जो है इन्होंने कैसे जो है वो मीन्स प्रशासन करना स्टार्ट किया? तो इन्होंने युद्ध करके उत्तराधिकारी प्राप्ति की थी, जिनकी जो है सहायता किसने किया था? सैयद बंधुओं ने, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन अली खां। सैयद अब्दुल्ला व सैयद हुसैन अली खां। अच्छा, एक चीज़ और था कि इन्होंने ही इन्हें जिताया, मीन्स उत्तराधिकारी के लिए जो है इन्हें जिताया भी। और लास्ट में क्या करता है? यही हुसैन अली खां बालाजी विश्वनाथ एवं मराठों की सहायता से क्या करता है? फर्रुखसियर को बेचारे को क्या करता है? अंधा बना देता है। और फिर 10 दिन बाद इनकी क्या करता है? हत्या, यानी कि कहानी खत्म कर देता है। और इससे फर्रुखसियर को क्या कहेंगे? ये सबसे वृद्ध मुगल शासक नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया है, तो इसीलिए आप इसे ध्यान मत दीजिएगा। आगे हाँ, उपनाम जो है इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था घृणित कायर। यानी क्या कहा जाता था? घृणित कायर सम्राट के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि घृणित कायर सम्राट किस सम्राट को कहा जाता था? किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो आप क्या आंसर करेंगे? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? घृणित कायर सम्राट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड हो गए। थर्ड के बाद कौन आता है? रफ़ी-उद-दरजात। ये बहुत ही कम दिन के लिए शासक बने, यानी कि आप देख रहे हैं 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक बने रहे। इनके बारे में कुछ खास नहीं है, इसलिए अब हम आगे देखते हैं। रफ़ी-उद-दौला। अच्छा, रफ़ी-उद-दौला जी जब आते हैं तो ये कब तक रहते हैं? ये 6 जून, यानी कि 4 जून को ये कुर्सी से उतरते हैं, तो ये 6 जून को संभालते हैं। और ये 17 सितंबर, यानी कि 4 महीने के आसपास ये लगभग जो है शासन प्रशासन संभालते हैं। इन्हें भी गद्दी पर किसने बैठाया? इन्हें भी, फर्रुखसियर को भी किसने बैठाया था? सैयद बंधु। और इन्हें भी किसने बैठाया? सैयद बंधु। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सैयद बंधुओं का कितना बोलबाला था। अब आगे जो है अजीत सिंह आपको याद होगा कि जिसको जो है फर्रुखसियर ने क्या किया था? जिसको फर्रुखसियर ने नहीं, यानी कि किसने? जहांदार शाह ने किसकी उपाधि दी थी? महाराजा की उपाधि जिसको दी थी, यही अजीत सिंह है। अजीत सिंह ने मुगल हरम से अपनी विधवा बेटी को
वापस ले गए। मीन्स मुगल हरम से वो अपनी विधवा बेटी को वापस ले गए और जिसने पुनः क्या किया, पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि ये कब आते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम कब आते हैं, ये आते हैं 1719 से 1748। 1700 इनका शासन प्रशासन कब तक है, 1719 से 1748 ईस्वी तक। अच्छा, ये एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके विषय में, वो है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम शासक थे। जो कि मयूर सिंहासन पर बैठते थे वो ये जो है वो अंतिम शासक थे। अच्छा, इनको मोहम्मद शाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है कही गई हैं और इनका उपनाम क्या था, रंगीला शासक। रंगीला शासक इन्हें कहा जाता था। और इनके समय में ही जो सैयद बंधुओं का जिनका बोलबाला था, जिन्होंने जो है फर्रुखसियर जहाँ और फिर इसके बाद फर्रुखसियर के बाद किसे, फर्रुखसियर के बाद मीन्स इनको क्या करते हैं, रफ़ीउद्दौला को दोनों को जब गद्दी पर बिठाते हैं, वही सैयद बंधु हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है किसके काल में, मोहम्मद शाह प्रथम के काल में। और इन्हें क्या कहा जाता है, रंगीला शासक। मोहम्मद शाह प्रथम के काल में कई कार्य होते हैं। अच्छा, इनके समय में ही फारस के शासक नादिर शाह जो थे, उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। किसके समय में, मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि 1719 से 1748 के बीच शासन प्रशासन संभालते हैं। और इनके काल में एक चीज़ें और होती हैं जो फिर आगे चलकर जिन्हें हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, स्वतंत्र राज्य का निर्माण। बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सारे स्वतंत्र अपना वो स्टेबल करते हैं, मीन्स अपना शासन प्रशासन स्वतंत्र तरीके से शुरू करते हैं। तो कौन कौन सा एरिया है, बंगाल के बाद क्या है, अवध के बाद हैदराबाद। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मोहम्मद शाह प्रथम के समय स्वतंत्र राज्य का निर्माण होता है, जो कि बंगाल, अवध और हैदराबाद, इन सब ये सारे जो स्वतंत्र राज्य होते हैं इन्हीं के समय उपजते हैं। और जो रंगीला शासक इन्हें क्यों कहा जाता था, मोहम्मद शाह प्रथम को, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये जो था मोहम्मद शाह प्रथम, इसे जो है स्त्रियों की वेशभूषा धारण करने में बहुत अच्छा लगता था। दूसरी चीज़ तो इसे तरह तरह की चीज़ें धारण करने में, मतलब इसे कुछ भी अजीब नहीं लगता था। जो भी इसकी इच्छा करता था वो वैसे ही अपने दरबार में चला आता था, इसीलिए इसे रंगीला शासक कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अपना जो अब आते हैं 7वें नंबर पे कौन आता है, लगभग 12 शासक हैं जिनका आपको नाम याद करना है, जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब हुआ है, उसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि किसके समय में क्या हुआ है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका नाम क्या है, अहमद शाह इनका नाम रहता है। और अहमद शाह के समय में ही क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल शासक के समय में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कब किया था, अहमद शाह के शासन में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, चलिए, आलमगीर यानी 1754 से 1758 ईस्वी तक इन्होंने शासन प्रशासन संभाला, लेकिन इनके बारे में कुछ विशेष नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए ये सामान्य तरीके से अपना शासन करते हैं। और इनके बाद आते हैं मुही उल मिल्लत, जो कि 1758 से 1759 तक शासन प्रशासन अपना संभालते हैं। तो इस तरीके से जो है शासन प्रशासन आगे चलता है। और फिर क्या होता है, ये अपने आप को शाहजहां तृतीय कहकर पुकारते हैं। इन्होंने अपने आप को शाहजहां तृतीय कहा था। मुही उल मिल्लत, क्या नाम है इनका, मुही उल मिल्लत। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। और अच्छा, एक चीज़ और है, 1754 आप देख रहे हैं ना। और अच्छा, प्लासी का युद्ध कब होता है,
प्लासी का जो युद्ध होता है वो 1757 में होता है ना, तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये इस दृष्टि से याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जब आलमगीर यानी कि 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस टाइम पे मुगल शासक कौन होता है, तो कौन होता है, आलमगीर। देखिए आपका एमसीक्यूज भी होते चल रहा है। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शाह आलम द्वितीय। अच्छा, शाह आलम द्वितीय ये 10वें नंबर पर आते हैं, यानी कि 10वें शासक होते हैं। और इन्होंने कैसे कैसे शासन किया, इनका क्या नाम है ये देख लेते हैं। तो इनका जो मूल नाम था, यानी मूल नाम का मतलब ये है बचपन का नाम या ओरिजिनल नेम कह लें, अली गौहर था। अली गौहर। शाह आलम द्वितीय यानी शाह आलम द्वितीय का नाम, मूल नाम क्या था, अली गौहर। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 1759 से 1806 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अच्छा, इनके समय में दो प्रमुख युद्ध होते हैं। तो इनके समय में दो प्रमुख युद्ध कौन से होते हैं, पहला होता है पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में होता है, और बक्सर का युद्ध होता है जो कि 1764 ईस्वी में होता है। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके टाइम पे हुआ है, तो ये अभी अभी आपने पढ़ा है। पानीपत का नहीं, प्लासी का युद्ध कब हुआ है, आलमगीर के समय। प्लासी का युद्ध कब हुआ है, आलमगीर के टाइम पर। और एक चीज़ और है कि शाह आलम द्वितीय के समय ही लॉर्ड क्लाइव ने दीवानी प्राप्त की थी। कहाँ की दीवानी प्राप्त की थी, तो किस एरिए की, तो एरिए का नाम क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कौन प्राप्त करता है, लॉर्ड क्लाइव। अब आते हैं अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय जो होते हैं, इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है कि इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, ये समाज सुधारक रहे हैं। इनके बारे में आगे आपको स्पेशल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या नाम था, इनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो इनको राजा किसने कहा, ये बात बताना है आपको। तो राजा किसने कहा, राजा की उपाधि से किसने नवाजा था, तो किसने नवाजा था, अकबर शाह द्वितीय ने। अकबर शाह द्वितीय ने। अंग्रेजों के संरक्षण में, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों के संरक्षण में पहले मुगल शासक बने हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में ये पहले मुगल शासक बने हैं। तो अकबर शाह द्वितीय के संबंध में ये दो कथन हैं। और इसके बाद क्या होता है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में एक बात और है कि ये मतलब पेंशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पेंशन के लिए जाते हैं इंग्लैंड, और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ये क्या हो जाते हैं, मृत्यु को वहीं पर प्राप्त करते हैं, मीन्स वहीं पर इनकी कहानी खत्म हो जाती है। और इसी समय में एक घटना और हुई रहती है कि जब ये अंग्रेजों के संरक्षण में भाई जब ये राजा बन जाते हैं तो इनकी थोड़ा सा इनका बोलबाला भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि मुगल सिक्कों को बंद करवा देते हैं अंग्रेज। जो मुगल सिक्के होते हैं उन्हें क्या करते हैं कि बंद करवा देते हैं। तो इस तरीके से अकबर शाह द्वितीय के टाइम पर ये इतना कार्य होता है। तो आगे अब हम देखते हैं, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पर 1857 की क्रांति के समय पर इन्होंने भाग लिया था, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनके बारे में ये है कि बहादुर शाह द्वितीय, जिनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, अच्छा जिनका कार्यकाल कितना था, 1837 से कितना था, 57 तक। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 1837 से 57 तक है। और इनका उपनाम जो था वो क्या था, उपनाम इनका जो था वो था जफर। और क्या होता है कि जब 1857 में कहानी कुछ ऐसी घटती है कि जब जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, मीन्स जब वही मंगल पांडे वाला विद्रोह होता है कि चर्बी लगे कारतूस को
वो काटने से मना कर देते हैं, जिसके कारण सैनिक में विद्रोह हो जाता है और वो क्या करते हैं कि विद्रोह कर कर अपने साथियों को छुड़ाकर मेरठ से भाग लेते हैं। और फिर क्या होता है कि जाते हैं वो दिल्ली, सभी लोग जाते हैं मिलकर दिल्ली, और दिल्ली में क्या करते हैं, प्रिंस बहादुर शाह द्वितीय को इनको जो है क्या घोषित कर देते हैं, इनको हिंदुस्तान का क्या करते हैं, सम्राट घोषित कर देते हैं। अच्छा, इनको जब सम्राट घोषित कर देते हैं तो भाई इनका भी तो कुछ कर्तव्य होता है, इनके पास अगर सब लोग आए थे तो फिर इन्हें भाई उस तरीके से काम भी करना था। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें कुछ जैसे नेतृत्व किया उस युद्ध में, कुछ जब बात हुई तो वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें क्या होता है कि 1 मीन्स रंगून में अंग्रेज जो है क्या करते हैं, इन्हें सजा के तौर पर रंगून भेज देते हैं, और रंगून में ये क्या होता है कि ये मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कहानी इस तरीके से घटती है। अच्छा, बहादुर शाह के संबंध में एक बात और है कि इन्हें राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माना जाता है, यानी राष्ट्रीय एकता के इनको क्या कहा जाता है, प्रतीक, यानी कि यूनिटी, मान लीजिए नेशनल यूनिटी जो इसके प्रतीक, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने ही क्या किया था कि गाय वध पर सबसे पहले, यानी कि ये प्रथम थे जो गाय वध पर रोक लगाने वाले, ये सबसे पहले थे कि जिन्होंने हिंदू और जो है मुस्लिम इन सभी में भाईचारा स्थापित करने के लिए इसको क्या किया था, गाय वध पर रोक लगा दिया था। और इन्हीं के बाद ही क्या होता है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आता है, जिससे क्या होता है, मुगल काल की हो जाती है समाप्ति। अब हम आगे देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, कि मुगल साम्राज्य के जो पतन था वो किस कारण हुआ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिखा गया है अयोग्य उत्तराधिकारी। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब उत्तराधिकारी अयोग्य होते हैं, यानी कि उनके पास जब योग्यता नहीं होती है शासन प्रशासन संभालने की, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए ये मुगल साम्राज्य की जो नींव होती है वो यहीं से हिलना स्टार्ट हो जाती है। और इनके समय में क्या होता है, विदेशी आक्रमण बहुत होते हैं। जैसे आपने देखा कि शाह अब्दाली ने जो है आक्रमण किया, और इसके बाद कौन आक्रमण करता है, फारस का नादिर शाह भी इन्हीं के समय आक्रमण करता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये धीरे धीरे नींव को हिलाने लगती हैं, मीन्स मुगल साम्राज्य का जो नींव होता है उसे हिलाना शुरू कर देती हैं। और इनके समय में क्या था, सैनिक दुर्बलता का मतलब ये हुआ कि इनकी सैनिक व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर सी थी। अगर कमज़ोर नहीं होती तो जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। और दरबार में गुटों का निर्माण, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई पता लगा बेटा जो है बाप से पंगा ले रहा, भाई में जो है पंगा हो जा रहा, किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए। तो इसलिए दरबार में गुटबाजी होने लगती थी। भाई पता लगे कि आप अपने कर्मचारियों से ही सेफ नहीं फील कर रहे हैं, यानी कि जो इनके दरबारी थे उनसे ही सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते थे कि कौन भाई है कौन भतीजा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किस संघर्ष के मीन्स सत्ता के लिए कैसे संघर्षरत हो जाए, कब किस तरीके से युद्ध का बिगुल बजा दे। तो ये सारी समस्याएं थी जो कि मुगल साम्राज्य के पतन में हिस्सेदारी थी जिसकी। केंद्रीय प्रशासन का अभाव, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है प्रशासन, जैसे कुछ एरिया का कोई चला रहा कुछ एरिया का कोई नहीं, यानी कि केंद्र में कोई प्रशासन ही नहीं था कि जिसकी वजह से सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई डर हो जिससे अपना अपना शासन अच्छे से लोग चलाएं। तो ये चीज़ नहीं था, यानी केंद्रीय प्रशासन का अभाव था जिसकी वजह भी मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बनी। अच्छा, जागीरदारी व्यवस्था का संकट भी इसी में था। तो इस तरीके से आपने समझा कि क्या क्या रीजन थे जो कि मुगल साम्राज्य के पतन में भाग लिए, जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का क्या होता है, पतन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है। और आगे हम एक सीरीज और लेकर आएंगे, यानी कि एक लेक्चर और लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मुगल साम्राज्य का पतन आज के लेक्चर में समाप्त होता है।
अब हम MCQs इसका सॉल्व करने के बाद तब पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय, यानी कि जो ये अभी अभी हमने पढ़ा कि जो है कौन कौन से, यानी कि मोहम्मद शाह जिनका नाम था, जिनको हम क्या कहते थे, रंगीला, जिनको उपाधि मिली थी, उनके समय में क्या हुआ था कि स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी थी। तो वही हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन सभी में जो स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी थी, इसी के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आगे हम अपना क्लास जो है कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई